हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.1 हम लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी ये भी बिल्कुल डिटर्मिनेंट जैसी है, डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करेंगे लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ 6 प्रॉपर्टीज हैं और सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आपने ये प्रॉपर्टीज अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप भूल जाओ कि आप 4.2 एक्सरसाइज कर पाएंगे। और फाइनल एग्जाम में भी 4.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो एटलीस्ट 4 मार्क्स का तो आता ही है। ठीक है, तो आप पूरा लगन से, पूरे ध्यान से, पूरी अटेंशन दे करके, फुल कंसंट्रेशन से इन प्रॉपर्टीज को एक बार सीख लें, फिर एक्सरसाइज बड़ी इजी हो जाएगी। तो आइए करते हैं प्रॉपर्टी 1। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज्ड। क्या मतलब हुआ कि किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू है वो अनचेंज्ड होगा। कब? जब उसकी रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज बना दें, यानी कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें। कैसे? एक एग्जांपल से देखेंगे हम वेरिफिकेशन। मान लीजिए कि डिटरमिनेंट आपको गिवन है 2 3 4 5 और ये डिटरमिनेंट इतना ही रहेगा। जो वैल्यू इस डिटरमिनेंट की आएगी वो वैल्यू तब भी यही रहेगी जब हम इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। आइए देखते हैं। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? सोल्व करें। 2 5 जा 10 माइनस 4 3 जा 12 इक्वल टू -2। ओके, नाउ लिख सकते हैं आप इंटरचेंजिंग rows and columns, we get, मान लेते हैं कि डिटरमिनेंट 1 हो जाएगा वो, और दैट इज रोज को कॉलम और कॉलम्स को रोज, यानी कि 2 3 रो है तो 2 3 हो गया कॉलम, 4 5 रो है 4 5 हो गया कॉलम। अब इंटरचेंज हो चुके हैं, इसको हमने एक नया डिटरमिनेंट 1 मान लिया है। अब इसकी वैल्यू अनचेंज्ड होनी चाहिए, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी -2 आनी चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। इक्वल्स टू 2 5 जा 10 माइनस 3 4 जा 12 इक्वल टू -2। देयरफॉर डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट 1, सो इट इज वेरीफाइड। ये वेरीफाई हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा है कि व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। क्लियर ना? नाउ प्रॉपर्टी 2, if any two rows or columns of a determinant are interchanged then sign of determinant changes। means अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई 2 रोज या 2 कॉलम्स को हम इंटरचेंज करें तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो आइए इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं और मान के चलते हैं कि डिटरमिनेंट हमें गिवन है 2 3 5 6 0 4 1 5 -7। तो पहले तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं एंड एक्सपेंड कर सकते हो आप इसको किसी भी रो या कॉलम से। तो R1 से एक्सपेंड करते हैं, लिखें एक्सपेंडिंग बाय R1 we get डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 2 इंटू, डायरेक्ट लिखेंगे अब 0 -20 -3 है +3 हो जाएगा, 6 7 जा -42 और -4 +5 6 5 जा 30 -0। ओके, तो नाउ व्हाट वी गेट -40 प्लस 3 इंटू 46 माइनस का प्लस
5 इंटू 30 इक्वल टू -14, और ये माइनस का आएगा, प्लस माइनस प्लस, और 138 आई थिंक 138 एंड प्लस 150, तो माइनस का तो टोटल हो गया -178 और प्लस 150 इक्वल्स टू -28। ओके, अब क्या है कि सेकंड प्रॉपर्टी हम इसके ऊपर यूज करते हैं, यानी कि किन्हीं भी दो रोज को इंटरचेंज करो या किन्हीं भी दो कॉलम्स को, तो डिसाइड कर लीजिए। मान लेते हैं हम R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं, तो लिखेंगे इंटरचेंजिंग R1 एंड R2। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऑपरेटिंग R1 R2। ये इंटरचेंज का साइन है कि R1 और R2 को इंटरचेंज किया गया है। तो नया डिटरमिनेंट मिलेगा जब हम इसको चेंज करेंगे, तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं डिटरमिनेंट 1। एंड व्हाट इज इट? R1 को R2 की जगह रखेंगे, R2 को R1 की जगह, यानी कि 604 2 -3 5 1 5 -7। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सीधा ही लिख लीजिए, R1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, तो 6 इंटू -3 इंटू -7 21 -5 5 25 प्लस 0 के साथ तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी, तो लिखें चाहे ना लिखें, ठीक है। और प्लस 4 लिखते हैं अब, 4 2 5 10 और माइनस में -3 यानी कि +3, यही लिख लें। चलो यहां लिखते हैं नाउ डिटरमिनेंट 1 इक्वल्स टू, सोल्व करें, 6 इंटू यहां से -4 प्लस 4 इंटू 13, तो -24 प्लस 13 4 जा 52, और 52 -24 ये आ गया 28। अब डिटरमिनेंट 1 की वैल्यू 28 आई है, देयरफॉर डिटरमिनेंट 1 इक्वल टू 28 एंड डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या थी? डिटरमिनेंट इक्वल टू -28। तो क्या देखा आपने कि इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, किसी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या दो कॉलम्स इंटरचेंज कर दी जाएं, देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंजेस, तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। तो अब देखिए, डिटरमिनेंट ये था, वैल्यू आई -28, इंटरचेंज कर दिया R1 और R2 को, उसके बाद वैल्यू आई 28, इट मीन्स साइन चेंज हो गया डिटरमिनेंट का। क्लियर? ओके, नाउ प्रॉपर्टी 3, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल क्या होता है कि एक रो के सभी एलिमेंट्स किसी दूसरी रो के सभी एलिमेंट्स के इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो, यानी कि दोनों रो या दोनों कॉलम्स में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस ना हो, दोनों रोज या कॉलम बिल्कुल एक जैसे हो, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। तो आइए वेरीफाई करते हैं इसको भी एक एग्जांपल लेकर के। ओके, तो एग्जांपल है हमारे पास कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 3 2 3 2 2 3 3 2 3। तो आप यहां देख रहे हैं कि डिटरमिनेंट का R1 और ये R3, ये दोनों बिल्कुल सेम है, 3 2 3 3 2 3। ओके,
तो यहां अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। चलो देखते हैं, पहले वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इक्वल टू एक्सपेंड कीजिए R1 से, तो 3 इंटू 2 3 जा 6 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 2 2 3 जा 6 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 3 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6। लिख सकते हैं आप एक्सपेंडिंग बाई R1। ओके, नाउ 3 इंटू ये तो 0 आ गया, तो ये टर्म पूरी 0 हो गई। यहां से स्टार्ट करते हैं, -2 6 माइनस 9 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 6 4 माइनस 6 माइनस 2, तो व्हाट वी गेट 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा -6 इक्वल टू 0। बात समझ गए? हियर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दोनों रोज के बिल्कुल सेम थे, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी स्थिति होती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम 0 डायरेक्ट ऑपरेट कर सकते हैं, ये ऑब्जर्व करके कि यहां 2 रोज आइडेंटिकल हैं या कोई भी 2 कॉलम भी आइडेंटिकल हो सकती हैं, तो उस स्थिति में हम क्या लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट 0 होगा। ओके, नाउ प्रॉपर्टी 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई कांस्टेंट k, देन वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई k। क्या मतलब है कि भाई किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या किसी एक कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो पूरा डिटर्मिनेंट भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे? देखो, ऐसा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं डिटर्मिनेंट है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 0 2। पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेंड कीजिए R1 से, तो 1 इंटू 3 2 जा 6 माइनस 0 माइनस 2 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस 3 0 माइनस 3 इक्वल्स टू, यहां से वैल्यू आ गई 6 और यहां से आएगा -2 -3, चलो -2 और यहां से आ गया 3 प्लस 3 इंटू -3, नाउ 6 -6 -9, 6 से 6 कैंसिल -9, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई आपके पास 9। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर इस डिटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, तो करते हैं यहां ऑपरेटिंग R1 और R1 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अज्यूम कर लीजिए 2 से ही, 2R1 कर सकते हैं, ये ऑपरेट कर सकते हैं, या आप सिंपल लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग R1 बाई 2 वी गेट। और ये आइडेंटिटी हमने जो है पहले भी इस तरह की यूज की हैं, और वो मैट्रिक्स से इनवर्स फाइंड आउट करने में था, तो यहां भी हम ऐसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो R1 को किससे मल्टीप्लाई किया गया? 2 से, तो डिटर्मिनेंट 2 की वैल्यू आ गई, डिटर्मिनेंट 1 मान लीजिए उसको। नाउ डिटर्मिनेंट 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, तो कीजिए 2 4 6, बाकी एज इट इज 3 1 1 0 2।
अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एक्सपेंड कर लें यहीं, 2 इंटू 3 2 जा 6 माइनस 0 माइनस 4 2 2 जा 4 माइनस 1 प्लस 6 0 माइनस 3 इक्वल्स टू, ओके यहां लगा लिया हमने, चलो इक्वल टू, नाउ इट इज इक्वल टू, सॉल्व कर लें, 2 6 जा 12 माइनस 4 3 बचेगा ना, 4 3 जा 12 और माइनस 18, 12 से 12 कैंसिल, इक्वल टू माइनस 18। देयरफॉर वी गेट, जो नया डिटर्मिनेंट हमारा R2 को R1 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मिला, वो आया माइनस 18। ओके, एंड डिटर्मिनेंट क्या था, माइनस 9। अब यहां देखिए ध्यान से, अगर हम किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, रो R1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू माइनस 18 आ गई है। देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी उसी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ये डिटर्मिनेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब अब हम दोनों चीजों को कंबाइन करके अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार लिखते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं, 2 4 6, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 1 1 0 2। इस डिटर्मिनेंट की R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या मिलनी चाहिए हमें, 2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा डिटर्मिनेंट। देखिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी, मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 18, और 2 इंटू डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, ये भी माइनस 18, यानी कि माइनस 18 इक्वल टू माइनस 18। बात समझ गए, हो गया वेरीफाई। ये कॉलम के केस में भी यही रहेगा। तो किसी भी रो या कॉलम को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो एग्जाम के 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर पूछ ली जाती है। वो क्या है, और वो है कि अगर ऐसी कंडीशन मिले आपको कि किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई ए से की जाए, ए यहां कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो और फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, तो वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k रेज टू पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मतलब क्या हुआ इसका, कि मान लिया ए कोई 2x2 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझें। तो यहां ऑर्डर हो गया इसका 2x2, यानी कि एक तरह से n की वैल्यू होगी 2। समझ गए। अब अगर k से मल्टीप्लाई की जाए इस मैट्रिक्स को, यानी कि k की वैल्यू आप मान लीजिए कि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, मान लेते हैं। देन यानी कि k a की वैल्यू आ जाएगी 3a, ये आएगी इसकी वैल्यू। इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स a से करें, 3 की मल्टीप्लाई हर एलिमेंट से होगी। समझ गए। और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल टू होनी चाहिए k का मतलब है 2 की पावर, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए k की पावर n इंटू ए। k का मतलब है 3 की पावर n 2 इंटू ए,
यानी कि 3a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 9a डिटर्मिनेंट होना चाहिए। इसको समझें अच्छे से। मैट्रिक्स क्योंकि 2x2 का था, अगर मैट्रिक्स 3x3 का हो, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 ऑर्डर। और मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहां 4 से, एंड से k इक्वल टू 4, देन ध्यान देना इसकी वैल्यू k a की वैल्यू क्या होगी, अब k की वैल्यू 4 इंटू a और डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू होगी k की पावर n यानी कि 4 की पावर n 3 इंटू a डिटर्मिनेंट, 4 की पावर 3 64 a डिटर्मिनेंट। अब इसको थोड़ा सा वेरीफाई करके देखते हैं, है ना, इसी को, और समझेंगे ये कहना क्या चाहते हैं। जिससे मल्टीप्लाई किया है उसका स्क्वायर, जिससे मल्टीप्लाई किया है उसका क्यूब, यानी कि 2x2 मैट्रिक्स का है तो जिस भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया गया है वो स्क्वायर लेना है। 2x2 का ना तो स्क्वायर, यहां मैट्रिक्स 3x3 का है तो यहां क्यूब आया है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 है, ये मैट्रिक्स है। तो आप वैल्यू फाइंड आउट करें पहले के ए की, और के की वैल्यू मान लीजिए आप 2, इसी से वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो या कितने माने थे हमने 3 ले लीजिए, इसी को वेरीफाई कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट को। तो आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए पहले के ए की, के ए इट मीन्स 3a की वैल्यू यानी कि 3 इंटू मैट्रिक्स 1 2 3 4, और ये वैल्यू आ गई 3 6 9 12। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो सभी एलिमेंट्स, सभी रोज और सभी कॉलम्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे 3a का, है ना, 3a का क्या है डिटर्मिनेंट, ये वैल्यू क्या आई 3 इंटू 12 36 माइनस 9 6 54 इक्वल टू -18, तो ये वैल्यू आ गई आपकी -18। तो क्या ये वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड आउट करना चाहिए, यहां से यही आएगी, कीजिए। नाउ k रेज टू पावर n इंटू a डिटर्मिनेंट इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 3 रेज टू पावर 2 इंटू a डिटर्मिनेंट 4 -6 -2, या लिख लीजिए 1 2 3 4 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर आ गया 9, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख लेंगे आप 4 -6 9 इंटू -2 -18, ये भी -18, ये भी -18 हो गया वेरीफाई। इसका मतलब के ए इक्वल्स टू k रेज टू पावर n इंटू a डिटर्मिनेंट होगा, है ना। और ये ऑर्डर टू ऑर्डर वेरी करता है कि जो पावर आप लेंगे 3/3 के ऑर्डर में वो 3 लेने हैं, 2/2 का मैट्रिक्स है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो स्क्वायर लेना है। क्लियर हो गया। एंड नाउ इट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम of a determinant are expressed as a sum of 2 or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट गिवन है और डिटर्मिनेंट है a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई, a3 प्लस जेड, b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो इस डिटर्मिनेंट में आप क्या देख रहे हैं कि यहां R1 के सभी एलिमेंट, है ना, क्या लिखा था
प्रॉपर्टी में क्या कहा है कि सम और ऑल एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स। तो R1 के सभी एलिमेंट दो टर्म्स का सम शो करते हैं, दिख रहा है ना, ये दो टर्म का सम है, ये भी। तो ये पूरा डिटरमिनेंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स, यानी कि इस एक डिटरमिनेंट को हम यहां दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिख सकते हैं। क्या क्या, ये जो प्लस में एक्स वाई जेड है इसको अलग छोड़ दें, बाकी सारा एज इट इज लिखें, यानी कि A1 यहां से A2 यहां से A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। बात आ रही है समझ में? एक डिटरमिनेंट ये हो गया, और दूसरा जो ये एक्स वाई जेड आपने छोड़े थे इन एलिमेंट्स को लें, एक्स वाई जेड, और बाकी एज इट इज B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो हम इस डिटरमिनेंट को इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? अब आप अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, वेरीफाइड होता है ये, आप इसको ऑपरेट करेंगे, प्रॉपर्टी है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लें और वैल्यू आएगी, फिर इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, दोनों को ऐड करें तो भी वैल्यू सेम आएगी। कर लेंगे? वेरी गुड। इंपॉर्टेंस ये है, किसी भी क्वेश्चन में आ जाए तो कई बार स्टिल हो जाते हैं स्टूडेंट कि अब क्या करें, तो यहां आपको सिर्फ इस डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट के रूप में लिखना है और अलग अलग सोल्व कर देना है। क्लियर? ओके, नाउ इट इज अ सिक्स्थ प्रॉपर्टी। इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट द इक्वी मल्टीप्लाइड्स of corresponding elements of other rows or column are added, then value of determinant remains same। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए जैसे लिखा गया है कि that is the value of determinant remain same if we apply the operations ri, और ri को कैसे चेंज किया, ri प्लस k इंटू आर जे, या ci, और ci रहेगा ci टेन टू सी आई प्लस के इंटू सी जे। इसका मतलब समझिए, मान लेते हैं डिटरमिनेंट है आपके पास, थोड़ा सा ध्यान से देखें इसे, A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये कोई डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 है कोई। अब इसके ऊपर हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑपरेट करते हैं। अब प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप ऑपरेट करें RI टेन टू RI प्लस K इंटू आर जे। इसको समझे, ये प्रॉपर्टी का यही कॉलम के साथ है। आई का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी रो, और उसी रो में कोई दूसरी रो, अगर आपने R1 लिया है तो R2 और R3 में ऑपरेट कर सकते हैं, कि हर एलिमेंट को आप K से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम रहेगी। यानी कि अगर हम ऑपरेट करें अप्लाइंग R1, और R1 पर अप्लाई करते हैं हम R1 प्लस K एज इट इज रख लें, K की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट K 1 2 3 हो सकती है, तो मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2, और रो ले लीजिए R3। R1 रो नहीं लेनी है आपको, कौन सी लेनी है, R3 या R2। तो अगर ये ऑपरेट करेंगे तो डिटरमिनेंट मान लीजिए आपका नया डिटरमिनेंट 1 हो गया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, ध्यान देना, R1 को चेंज किया गया है, इसके हर एक एलिमेंट में क्या ऐड करना है, R3 के प्रत्येक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि A1 प्लस 2C1, ठीक है, A2 प्लस 2C2,
A3 प्लस 2C3, बाकी एज इट इज B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये जो डिटरमिनेंट की यहां से वैल्यू आएगी, ये और ये वैल्यू सेम रहेगी। पता है कैसे वेरीफाई करें इसको? तो नाउ डिटरमिनेंट 1 को लिखते हैं हम, और इसके ऊपर ना फिफ्थ प्रॉपर्टी लगाओ, A1 प्लस 2C2, दो हिस्सों में है, दो सम के रूप में एलिमेंट, ये भी दो सम है। तो इन सम को, जो दो एलिमेंट का सम है, अलग अलग प्रॉपर्टी 5 के अनुसार इसको दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में लिखेंगे। ये एक डिटरमिनेंट है पूरा, इसको दो डिटरमिनेंट के सम के रूप में, यानी कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और प्लस जो बाकी बच गया है ना, 2C1 2C2 2C3। क्लियर? नीचे B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल्स टू, ये एज इट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये तो हमारा गिवन डिटरमिनेंट ही है ना, और हमें क्या प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू और ये अप्लाई करने के बाद जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आई वो दोनों सेम होंगी। तो यहां से आप 2 2 2 2 कॉमन ले सकते हैं, किससे? R1 से। तो बन गया अब आपका C1 C2 C3 B1 B2 B3 और फिर C1 C2 C3। समझ रहे हैं बात? अब देखिए, एक प्रॉपर्टी और पढ़ी आज ही हमने कि अगर किसी डिटरमिनेंट की दो रोज, ये R1 और R2 दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों सेम हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सही है? देन इट इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 और ये प्लस 2 इंटू 0। तो ये वैल्यू तो डिटरमिनेंट की है ही। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू डिटरमिनेंट, और प्लस 0 इक्वल टू डिटरमिनेंट। इट मीन्स देयरफॉर डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट 1, यानी कि दोनों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू सेम आएगी। आप कोई भी एग्जांपल लेकर के इसको और कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 6 की 6 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स कर ली हैं। इनको बेटा अच्छे से ध्यान याद करें और लर्न करें, और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।